अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या फिर डुबरी फुलबरी ब्रिज, रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी हो या फिर दिल्ली का लोटस टेम्पल। लेकिन मैं आपको इन चीजों के बारे में क्यों बता रहा हूं? मैं इन चीजों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को L&T ने बनाया है, लार्सन एंड टूब्रो ने। कोई भी डिफेंस का काम हो या फिर मिसाइल के काम हो, इंडियन गवर्नमेंट भी लार्सन एंड टूब्रो के अलावा और किसी पे इससे ज्यादा भरोसा नहीं करती। लेकिन क्या आपको इस कंपनी के बारे में पता था? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो L&T, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लार्सन एंड टूब्रो है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में वर्क करती है, इसके कितने सारे बिजनेस है। फिर हम देखेंगे इसकी स्टार्टिंग जर्नी कि लार्सन एंड टूब्रो स्टार्ट कैसी हुई थी। फिर इसका बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, जिस वजह से ये कंपनी जानी जाती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कैंग्लोमरेट के बारे में, कैंग्लोमरेट होता क्या है, और ये जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक कैंग्लोमरेट कंपनी है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैंग्लोमरेट होता क्या है। फिर उसके बाद हम इनके मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, बैलेंस शीट एनालिसिस ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। हम बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे लार्सन एंड टूब्रो का। फिर हम इनके कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे कि लार्सन एंड टूब्रो के कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ये बचने के लिए और उनसे आगे निकलने के लिए ये क्या एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, क्या डिजिटलाइज अपने आप को कर रहे हैं, और क्या इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना बनता है, और अगर बनता भी है तो क्यों बनता है, ये हम आज की इस केस स्टडी में जानेंगे लार्सन एंड टूब्रो। और ये कंपनी लार्सन एंड टूब्रो जो एक छुपी हुई कंपनी है उसको पूरे दुनिया के सामने आज लेके आते हैं। सो हेलो स्क्वाड, आई एम अभिषेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस केस स्टडी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी ही केस स्टडीज आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना और इस कंपनी के बारे में अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इनके फाउंडर्स के बारे में। इनके दो फाउंडर्स हैं, सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो जिनका बर्थ हुआ था 1906 में, और दूसरे फाउंडर हैं हेनिंग लॉक लार्सन जिनका बर्थ हुआ था 1907 में। और ये दोनों ही इंडिया में आए थे डेनमार्क से एफएल स्मिथ कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे। ये दोनों आए थे इंडिया में लोगों को मशीनरीज के बारे में नॉलेज देने के लिए। जो एफएल स्मिथ कॉर्पोरेशन है वो एक डेनमार्क की एक कंपनी है जो इंडिया के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इक्विपमेंट्स और मशीनरीज बनाती थी। तो उसी जब मशीनरीज जब इंडिया में आई, तो जब ये दो लोग थे फाउंडर्स जो L&T के हैं, ये दोनों इंडिया में आए लोगों को मशीनरीज के बारे में नॉलेज देने के लिए और उनको कैसे चलाया जाता है ये सिखाने के लिए। इस कंपनी के जो फाउंडर थे लार्सन एंड टूब्रो, ये दोनों इंडिया में आए थे लोगों को टेक्निकल चीजों के बारे में, मशीनरीज के बारे में नॉलेज देने के लिए। लेकिन उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो का स्टार्टअप कैसे हुआ, यहां से यहां तक की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गैस ये दो फाउंडर जब इंडिया में थे तो इन्होंने देखा कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही इजी है और अभी बहुत सारे स्कोप है इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद तो और भी ज्यादा स्कोप आ जाएंगे। तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो यूरोप से सामान लाकर इंडिया में सेल आउट करते थे। ये जो इनका बिजनेस था वो पूरी तरह से बंद हो गया, और जो इनके साथ जो वर्कर्स आए थे वो लोग भी अब डेनमार्क जाना वापस स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। अब इंडिया में उनका कोई काम नहीं था। लेकिन जब डेनमार्क जा रहे थे तो ये दो लोग भी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए डेनमार्क जाने के लिए। लेकिन जब वो जा रहे थे तभी उनको इंफॉर्मेशन मिला कि डेनमार्क अब नाजी पार्टी के कंट्रोल में है, तो अब वो डेनमार्क भी नहीं जा सकते थे और अभी उनका बिजनेस खत्म हो चुका था फिलहाल। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हम कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाली थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि उतने टाइम इंडिया में जोरों शोरों से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका था। और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो ये दो कंपनी जो पहले से लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया था, तो इसमें से कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत ही तेजी से चला। फिर इन्होंने अपनी एक सीमेंट कंपनी भी ओपन की।
फिर उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप्स की नजर पड़ी L&T के सीमेंट कंपनी पे और उन्होंने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट किया L&T के सीमेंट कंपनी के ऊपर। और ये बात कंपनी के फाउंडर्स को पता चल गई थी कि आदित्य बिरला ग्रुप्स का नजर हमारे कंपनी के ऊपर है, तो अब उनको अपनी कंपनी को बचाना था। वो कोर्ट पे भी गए, फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आदित्य बिरला ग्रुप्स अब अपनी स्टेक और ज्यादा नहीं बढ़ा सकती L&T के ऊपर। तो ये बात जब आदित्य बिरला ग्रुप्स को पता चली तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी सीमेंट कंपनी सेल आउट कर दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या यही हुआ, L&T ने अपना सीमेंट कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप्स को सेल आउट कर दिया और आज की डेट में हम उसी को अल्ट्राटेक के नाम से जानते हैं। मतलब इस कंपनी का स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा था, लेकिन बीच में बहुत ही रुकावटें भी आई, लेकिन कंपनी नहीं रुकी। लेकिन तभी इसी वजह से ये कंपनी आज के डेट पे इस मुकाम पे है। तो गाइस ये था कंपनी का स्टार्टिंग। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। लार्सन एंड टूब्रो एक मल्टीनेशनल इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। इसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्ग्लोमरेट कंपनी का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। ये कंपनी बहुत ही डाइवर्स सेक्टर में काम करती है। पहले तो ये शिप मैन्युफैक्चरिंग करती थी, फिर उसके बाद सीमेंट कंपनी के ऊपर काम किया इन्होंने, जिसको बाद में इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप्स को सेल आउट कर दिया। फिर ये घुसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, जिसमें आज के डेट में ये बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन चुकी है इंडिया की। तो अगर हम बात करें कॉन्ग्लोमरेट की, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है और उसका एक बिजनेस सेटअप हो जाता है तो वो धीरे धीरे दूसरे बिजनेस के ऊपर उतरना स्टार्ट करती है। लेकिन हर सेक्टर में तो उतनी ऊंचाई पे कंपनी जा नहीं सकती, तो कुछ बंद होते हैं, कुछ ऊपर उठते हैं। तो इन सब को मिलाकर जब वो धीरे धीरे डाइवर्स करती है अपने आप को, तो यही कंपनी बहुत ही बड़े सेक्टर में बनके तैयार हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस स्टार्टिंग में क्या था, वो सिर्फ एक जियो को लेके आया था, लेकिन जब जियो सेटअप हुआ फिर उसने अपनी जामनगर रिफाइनरी, ट्रेंड्स, स्मार्ट बाजार, ये सारे चीज लाके खड़े कर दिए। तो इसे हम कॉन्ग्लोमरेट कंपनी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लार्सन एंड टूब्रो तो है ही, लेकिन इससे उससे भी ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है हमारा गूगल। गूगल सबसे पहले एक सर्च इंजन के नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट पे उसके अंदर यूट्यूब, गूगल मैप, प्ले स्टोर और जितने भी गूगल के सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे गूगल्स के अंदर आते हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। अभी तक हमने जाना इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में, फिर उसके बाद इसके कंपनी के स्टार्टिंग ग्रोथ के बारे में, फिर उसके बाद हमने इसके बिजनेस मॉडल एंड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने बात किया कॉन्ग्लोमरेट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे L&T का जो मेजर प्रोजेक्ट है, वो है सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, अयोध्या का राम मंदिर L&T ने बनाया है, हाईवे ब्रिज यही बनाती है, जितने भी मेट्रो सिटीज में मेट्रो लाइंस है वो भी यही बनाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही बनाया है, दिल्ली का लोटस टेम्पल इन्होंने ही बनाया है। इंडिया के लिए जितनी भी डिफेंस की सामान बनती है वो ज्यादातर L&T बनाती है। और मिसाइल्स लॉन्च, ऐसे मेजर और सेंसिटिव प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया L&T से ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं करती। अब हमने इनके मेजर प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इनकी बैलेंस शीट एनालिसिस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,059 करोड़ का है, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं वो है FY23 का। तो इसका जो रिवेन्यू है वो 25% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर FY22 से। लेकिन अगर हम इस कंपनी का FY24 का एबिटा देखें तो वो है 23,494 का, जो 10.6% होता है। इस कंपनी का FY24 में रिवेन्यू था 2,21,113 करोड़, जिसमें इनका एक्सपेंसेस था 1,96,619 करोड़। ये तो हो गई बैलेंस शीट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में। ये कंपनी कोई मोनोपोली कंपनी तो है नहीं कि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, इनका कॉम्पिटिटर है। इनका कॉम्पिटिटर मेजर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो है, मतलब इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनसे भी ज्यादा आप बड़े बोल सकते हो या फिर इन्हीं के लेवल के बोल सकते हो। एक कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट और दूसरा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका हम बोलते हैं HCC के नाम से हम इसको जानते हैं, जो निफ्टी 50 में भी लिस्टेड है। ये दो बड़े कॉम्पिटिटर्स तो है ही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब इसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बचने के लिए
इनसे आगे निकलने के लिए क्या अलग कर रही है जो ये कंपनी को आगे जाके इसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। तो उसके लिए ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे कि उनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, इनको वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटा सके और प्रॉफिट बढ़ा सके। यही चीज इस कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाती है। ये सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही नहीं, ये अपने बाकी सेक्टर जैसे कि कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट है वो बढ़ा सके और कॉस्ट जो है वो घटा सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिंग बनता है या नहीं। ये पूरे वीडियो का सोल है ये, क्योंकि ये जो चीज आप दिन रात लगा के एनालिसिस करते हो वो हम आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो में जो इतना मेहनत लगा है उसके लिए एक लाइक जरूर से कर देना। तो अगर हम इस कंपनी का फ्यूचर देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि ये कंपनी जिस भी सेक्टर में है उस सेक्टर में अपने आप को डिजिटलाइज कर रही है और अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखने की कोशिश कर रही है। मतलब आने वाले टाइम पे इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर होने नहीं वाला है। अभी भी बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाटा, लेकिन वही लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं इनके आने वाले टाइम पे। तो उन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए ये अब कंपनी अपने आप को डिजिटलाइज कर रही है। और मैं पर्सनली बोलूं, जितनी भी चीज हमने एनालिसिस किया, जितने भी इनके फाउंडर्स के बारे में जाना, इनके कंपनीज के बारे में जाना, इनकी हमने बैलेंस शीट एनालिसिस किया, उससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा काम था इस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज देना, एनालिसिस करके आपको देना। अब इस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। हम इसी तरह आपके लिए केस स्टडी लाते रहेंगे और आप देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट केस स्टडी किसके बारे में चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।